हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज जौन सा हमारा एजेंडा है, हम देखेंगे ASP.NET कोर आइडेंटिटी में लॉगिन कैसे क्रिएट किया जाता है। जो बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है आइडेंटिटी लॉगिन, उसे हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके व्यूज़ वगैरह और एवरीथिंग हम कैसे गेट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन किया है, उसमें हम ASP.NET कोर MVC व्यू मॉडल प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट का नेम को डिफ़ाइन कर देते हैं, लेट्स से आइडेंटिटी लॉगिन। क्लिक ऑन क्रिएट। ओके, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे इंडिविजुअल अकाउंट और फ्रेमवर्क सेलेक्ट करेंगे और क्लिक कर देंगे क्रिएट पे। ये जो सा है ना 2 से 3 मिनट लेगा, प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देगा। आइडेंटिटी लॉगिन के व्यूज़, डेटाबेस, DB कॉन्टेक्स्ट, एवरीथिंग ये क्रिएट कर देगा। मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा ये क्या क्या फाइलें इसमें इंक्लूड हुई हुई हैं और कौन कौन सी फाइलें इसमें यूज़ कर रहे हैं। ये मेन प्रोजेक्ट है जिसमें मोस्ट डिफरेंट किस्म के आप देख सकते हैं व्यूज़, मॉडल, कंट्रोलर, ऐप सेटिंग फाइल, स्टार्टअप फाइल ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी हुई है। इसमें आइडेंटिटी लॉगिन के पेजेस भी हैं, जिसमें हम जाके एरियाज़ में देखेंगे। एरियाज़ के अंदर आइडेंटिटी लॉगिन के पेज हैं। ये DB कॉन्टेक्स्ट की एक फ़ाइल है जो सी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई है। ये जो डेटाबेस से कम्युनिकेशन के लिए एक फ़ाइल क्रिएट की जाती है DB कॉन्टेक्स्ट की, वो ऑटोमेटिकली ये जब हम आइडेंटिटी लॉगिन करते हैं वो क्रिएट कर देते हैं। उसके साथ उसने बेस क्लास यूज़ किया आइडेंटिटी लॉगिन की। आइडेंटिटी लॉगिन के लिए नेम स्पेसेस यूज़ होती हैं जो ऊपर मेंशन हुई हुई हैं। ये ऑटोमेटिकली इसके साथ इनहेरिट हुई हुई हैं और ऑटोमेटिकली ये क्लासेस वगैरह, ऑब्जेक्ट वगैरह इसके गेट करके इसके आइडेंटिटी लॉगिन के सारी डेटाबेस यूज़ करेंगे। ये स्टार्टअप क्लास है। स्टार्टअप क्लास में फर्स्ट जो सी 3 लाइनें हैं वो डेटाबेस से कनेक्शन स्ट्रिंग को गेट करते हैं और ऐप सेटिंग फाइल से कनेक्शन को क्रिएट करते हैं। आगे जो है वो आइडेंटिटी लॉगिन का एक कॉन्टेक्स्ट फाइल यूज़ हुई है। नीचे ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन है जो ये करती है कि अगर आपने किसी पेज को, किसी मेथड को, किसी कंट्रोलर को ऑथोराइज़ करना है, रोल बेस्ड और क्लेम बेस्ड, वो ऑटोमेटिकली ऑथोराइज़ करती है। लेकिन आपको कीवर्ड यूज़ करने पड़ते हैं वो ऑथोराइज्ड के, वो ऑथोराइज़ कर देती है। ये मैं यहाँ पे हम डेटाबेस देखेंगे ये ऑलरेडी क्रिएट हुई हुई है कि नहीं क्रिएट हुई। यहाँ पे जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट है वो मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट नेम का। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है लोकल डेटाबेस क्रिएट करता है। लोकल डेटाबेस स्ट्रक्चर में और ऑब्जेक्ट में जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑलरेडी जब हम विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करते हैं तो ये क्रिएट हो के आती है। तो वो मैंने इंस्टॉल नहीं की हुई इसलिए वो नहीं है। इसके बाद ये माइग्रेशंस यहाँ पे ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी लॉगिन की क्रिएट हुई हुई हैं। तो मैं इसकी डेटाबेस को अपडेट करूँगा। ये ऑटोमेटिकली डेटाबेस मेरी डेटाबेस में जो SQL सर्वर है उसमें एक्सपोर्ट हो जाएगी। ये जो सी है ये कोड फास्ट अप्रोच है। ये देखें ये एग्जीक्यूशन हो रही है और माइग्रेशन को वो कन्वर्ट कर रहा है SQL डेटाबेस के स्ट्रक्चर में। ये मेरी आप देखेंगे SQL में एक डेटाबेस क्रिएट हो गई हुई है जिसका नेम होगा जो सा मैंने आपको मेंशन किया है डिफरेंट से नेम। जो सा आइडेंटिटी लॉगिन या कोई हम बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट में तो वो अपने एक किसी भी डिफ़ॉल्ट नेम, यूनिक नेम के साथ क्रिएट हो जाती है। तो ये सारे उसके ऑब्जेक्ट वगैरह, टेबल्स वगैरह यहाँ पे क्रिएट हुए हुए हैं। आप टेबल में देखेंगे उसकी वैल्यूज़ वगैरह, डिफरेंट फंक्शनैलिटी और एवरीथिंग इधर डिफाइन है। इन टेबलों को हम लेटर ऑन यूज़ करेंगे। किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, इसमें एक क्लेम का टेबल होता है, यूज़र क्लेम होता है, यूज़र रोल होता है जिसमें रोल डिफ़ाइन होते हैं यूज़र के, एक रोल का टेबल होता है जिसमें सारे रोल्स डिफ़ाइन होते हैं, एक यूज़र का टेबल ASP.NET यूज़र होता है। हमारी ये डेटाबेस में कुछ टेबल्स वो टेबल हैं जिसमें टोकन्स और यूज़र का टेबल है। यूज़र में कुछ डिफरेंट पैरामीटर होते हैं जिसमें ईमेल वगैरह और अदर स्टफ, पासवर्ड वगैरह एवरीथिंग इधर सेव हुआ था। ईमेल कन्फर्मेशन, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एवरीथिंग। लेट्स स्टार्ट प्रोजेक्ट। हम प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं हमारा लेआउट डिज़ाइन बाय डिफ़ॉल्ट कैसा क्रिएट हुआ। हम उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई HTML लेआउट पड़ा हुआ आप उसे एम्बेड कर सकते हैं इसमें। जैसे आपने व्यूज़ करने हो, बनाने हो, आप अपने डिज़ाइन के मुताबिक उसके व्यूज़ बना सकते हैं। हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, लॉगिन हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारा कोई यूज़र सिस्टम क्रिएट नहीं हुआ हुआ। रजिस्ट्रेशन करते हैं, पासवर्ड सेलेक्ट करते हैं। पासवर्ड कोई यूनिक होना चाहिए जिसमें अपर केस, लोअर केस और डिजिट वगैरह यूज़ हो, अदरवाइज वो एरर देगा। ये एक यूज़र हमने रजिस्टर कर लिया। उसके बाद वो कह रहा है कि ईमेल जो सी है कन्फर्म करो।
अगर हम ईमेल कंफर्म नहीं करेंगे वो लॉगिन करने नहीं देगा। मैं आपको डेटाबेस में दिखाता हूँ। ईमेल कंफर्मेशन एक पासवर्ड हो, ईमेल कंफर्मेशन एक एट्रीब्यूट होगा जो इस टाइम फॉल्स होगा, जिसकी वजह से ये लॉगिन नहीं करने दे रहा। हम डेटाबेस में जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पे ये देखें फॉल्स है। इसको हम ट्रू करने के लिए हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे, वो एग्जीक्यूशन एक कंट्रोलर को, एक व्यू को कॉल करेगा और वो अपडेट कर देगा फॉल्स से ट्रू पे। अब हम इसको लॉगिन करके ये देखें, अब हमारे पास व्यू आ गया जिसमें होम का, प्राइवेसी का, ये ऑलरेडी व्यूज़ एक बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं जो सिंपल से व्यूज़ हैं। इसमें अगर हमने कोई फंक्शनैलिटी बनानी हो तो हम खुद से इन्हें डिज़ाइन कर सकते हैं, और हमने कोई और व्यूज़ बना के लिंकअप करना हो तो हम इसे लेआउट की फ़ाइल में लिंकअप कर देंगे। ये फ़ाइल का कुछ स्ट्रक्चर है जिसमें ये व्यूज़ वगैरह है, ये मॉडल है, ये जौन सा ये सारा होम कंट्रोलर में है जिसमें डिफ़ॉल्ट व्यूज़, इंडेक्स का, प्राइवेसी का और एक एरर का व्यू बना हुआ है। हम इसमें यूज़ करते हैं कुछ ऑथोराइज पैरामीटर। ऑथोराइज कॉन्फ़िगरेशन क्या करती है, अगर हमने किसी भी कंट्रोलर को ऑथोराइज़ करना हो, मतलब कि वो लॉगिन ना हो और लॉगिन के बिना हम उसे यूज़ ना कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी यूज़र लॉगिन नहीं है तो वो वाला मेथड उसे डिफ़ाइन नहीं होगा, वो नज़र नहीं आएगा, डिस्प्ले नहीं होगा फ्रंट एंड यूज़र पे, और फ्रंट एंड यूज़र पे जब डिस्प्ले नहीं होगा तो वो लॉगिन आएगा नहीं, जिसके लिए हम ऑथराइजेशन का एक कीवर्ड यूज़ करते हैं। साथ ही उसकी एक नेम स्पेस होती है डाटा एनोटेशन की, जो हम उसको ऐड करते हैं नेम स्पेस को यूजिंग के साथ। तो वो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखें, ये प्राइवेसी का इस टाइम आ रहा है। आई थिंक मैंने किसी रॉन्ग प्लेस पे उसे यूज़ कर लिया, इसलिए वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसे देखते हैं, यहाँ पे ये होम के इंडेक्स पे यूज़ किया हुआ है। इस ऑथराइज कीवर्ड को हम यूज़ करेंगे प्राइवेसी पे, और जब हम प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे तो वो हमें रिटर्न कर देगा लॉगिन के पेज पे कि आप इसे पहले लॉगिन करो, फिर इस व्यू को आप इसे गेट कर सकते हो कि इसमें, इस व्यू में इंफॉर्मेशन क्या क्या है। अगर हमने कोई व्यू को हाइड करना हो, कोई लिंक को हाइड करना हो, उसकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये देखें, अब हमारे पास, हमने लॉगिन किया हुआ है, अब हमारे पास वो व्यू आ रहा है और हम उसे देख सकते हैं। ये लेआउट का एक फ़ाइल है। लेआउट की फ़ाइल में सारे जो से अपर वो टॉप नेव बार डिज़ाइन की गई है लॉगिन की और अदर की, वो सारा कुछ इसमें डिज़ाइन डिफाइन है। हम इसमें लॉजिक यूज़ करते हैं जिसमें हम यूज़र डॉट आइडेंटिटी डॉट इज़ अथेंटिकेटेड, इफ़ यूज़र अथेंटिकेट है तो वो उसे उस पेज को डिस्प्ले करवाए। अगर यूज़र लॉगिन और अथेंटिकेट नहीं है तो उस यूज़र को और उस लिंक को डिस्प्ले नहीं करवाएगा, वो उसको हाइड कर देगा। ये सारी आइडेंटिटी लॉगिन की फंक्शनैलिटी है। आइडेंटिटी डॉट इज़ अथेंटिकेटेड, ये मैंने रेज़र का सिंटैक्स यूज़ किया। आप किसी भी लेआउट में और रेज़र के साथ ऐड के साथ यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी। लेट्स सी, देखें प्राइवेसी का यहाँ पे जो सा है वो नेव बार में मेन्यू नहीं आ रहा। हम इसे लॉगिन करते हैं, प्राइवेसी डिस्प्ले हो गया। हम लॉग आउट करेंगे, प्राइवेसी यहाँ से हाइड हो जाएगा। सेम लाइक हम किसी भी व्यू को, किसी भी प्रोसीजर को और किसी भी कंट्रोलर को हम ऐसे हाइड कर सकते हैं। इस लॉगिन में आप देखेंगे आइडेंटिटी लॉगिन तो क्रिएट हुआ है, लेकिन उसमें व्यूज़ हमें डिस्प्ले नहीं हो रहे लॉगिन का और अदर रजिस्ट्रेशन का व्यू किधर है। अगर हमने कुछ चेंज करना हम कैसे करेंगे, ये ऐड करके हम आइडेंटिटी में जाएंगे, वहाँ पे कुछ स्कॉफर्ड एक ऑटोमेटिकली व्यूज़ को जनरेट करता है जो आइडेंटिटी के वहाँ पे पड़े होते हैं। हम उस पर क्लिक करते हैं। फ़र्स्ट टाइम मोस्टली ऐसे होता है कि हमें ना, जब हमें सारों को चेक करते हैं या कोई भी हम सिलेक्टिव को ऐड करते हैं और डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट की फ़ाइल को ऐड करते हैं तो कुछ लाइब्रेरियों को वो इंस्टॉल करता है जिसने बाय डिफ़ॉल्ट कोड जनरेट करवाना होता है। लेकिन सम टाइम वो लाइब्रेरी इंस्टॉल ठीक नहीं होती और उसे फाइंड आउट नहीं होती, वो फ़र्स्ट टाइम एरर दे देता है। अगर आप उसको दूसरी और तीसरी मरतबा ट्राई करेंगे वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गई होंगी और वो एरर नहीं देंगी। अब ये यहाँ पे सारे व्यूज़ वगैरह और ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे।
थोड़ा टाइम ले रहे हैं। ये देखें यहाँ पे ये सारा कुछ जो से है ना पार्शल व्यूज़ और ऑथेंटिकेशन व्यू स्टेट और व्यू इंपोर्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए हैं। इसमें कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट की हुई हैं जिसकी जो सी हमारी वैलिडेशन वगैरह को कंट्रोल करती हैं, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हुई हैं। ये सारे व्यूज़ वगैरह जो से बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुए हैं, कुछ मैनेज के व्यू हैं, कुछ लॉगिन और रजिस्ट्रेशन और अदर क्लेम्स वगैरह क्रिएट करने हैं, रोल क्रिएट करने, उसके बाय डिफ़ॉल्ट व्यूज़ क्रिएट हुए हैं। मैनेज के व्यूज़ जो से हैं वो सारे हम देख सकते हैं। इस टाइम वो लिंकअप है मैनेज के कंट्रोलर के साथ। यहाँ पे मैं आपको कॉल करके दिखाता हूँ। फर्स्ट हमें लॉगिन करना पड़ेगा। हम लॉगिन करेंगे उसको तो वो मैनेज के जो से हैं जिसमें हम पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, अपनी ईमेल चेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो सी है वो हम ऐड कर सकते हैं। आई थिंक मेरी नेमिंग जो सी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, तो उसे वेरीफाई करके मैं उसे कॉल कराता हूँ। ये देखिए मैं उस कंट्रोलर पे जा रहा हूँ, वो account/manage/index जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मैनेज के कंट्रोल है जिसमें डिफरेंट फंक्शनैलिटी और डिफरेंट व्यूज़ क्रिएट हुए हैं। वो कहते हैं हमें कि पहले लॉगिन करें फिर आपका वो वाला कंट्रोलर और मैनेज व्यू असेस होगा। ये देखिए प्रोफाइल हम सेट कर सकते हैं जिसमें ईमेल वगैरह, अगर ईमेल चेंज करनी है वो कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐड कर सकते हैं, अगर हमने कोई पर्सनल डाटा ऐड करना हो तो हम वो कर सकते हैं। इसमें कुछ फंक्शनैलिटी और कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है जिसमें एक्सटर्नल लॉगिन वगैरह अगर हमने लगाने हैं इंपोर्ट करने हैं तो वो भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेटर वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि हम फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से अगर कोई लॉगिन और अब हम एक क्रेड क्रिएट करते हैं आइडेंटिटी में, आइडेंटिटी के लॉगिन में, तो उसके लिए पहले हमें कोई मॉडल क्लास डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। मॉडल क्लास क्या होती है? हमें मॉडल क्लास इसलिए डिफ़ाइन करनी पड़ती है हमने कोई डेटाबेस ऑब्जेक्ट बनाना होता है। हम कोड फर्स्ट अप्रोच यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमें पहले मॉडल क्लास को ही बनानी पड़ेगी। हम एक मॉडल क्लास बनाते हैं। थैंक यू सो मच। इसका कोई नेम वीडियो के लिए प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन हमने ये क्लास सेलेक्ट की है। नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे और एक क्लास को क्रिएट कर लेंगे। थैंक यू। कुछ एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल आईडी, नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ एटसेट्रा। और इसको कोई आईडी को हमें प्राइमरी की डिफ़ाइन करना पड़ेगा जिसके लिए एक पैरामीटर यूज़ होता है आईडी सेल, जो एक कीवर्ड यूज़ करते हैं हम उसे कीवर्ड की यूज़ किया जाता है की, जो हम जिस पैरामीटर को हमने यूनिक की बनाना होता है उस पैरामीटर के ऊपर एक कीवर्ड डिफ़ाइन कर देते हैं ब्रैकेट में की, जो डाटा एनोटेशन को यूज़ करता है। लाइब्रेरी डाटा एनोटेशन की आप उस की के ऊपर थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे, वो कुछ एक लाइब्रेरी देगा डाटा एनोटेशन की। इस लाइब्रेरी से इनहेरिट हो के ये की जो है ऑटोमेटिकली इसको डिफ़ाइन कर देगा, ये की यूनिक की है। इस मॉडल क्लास को हम इसको डीबी कंटेक्स्ट बनाएंगे। एक डीबी कंटेक्स्ट बनाया जाएगा जो जहाँ पे हमने डाटा के फोल्डर में एक डाटा एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट के नाम से एक फ़ाइल बनाई हुई है जो डेटाबेस से रीड और राइट करती है। यहाँ पे हमें सारे ऑब्जेक्ट डिफाइन करने पड़ते हैं। अगर कोई भी हमने टेबल बनाना है या कोई भी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल हमें एम्प्लॉय का चाहिए, डिपार्टमेंट का चाहिए, एक्स्ट्रा, तो वो हम कोई भी क्लास बना के यहाँ पे डीबी कॉन्टेक्स्ट को डिफ़ाइन करेंगे जिसमें गेटर और सेटर होंगे। वो माइग्रेशन क्रिएट करेंगे, अपडेट करेंगे डेटाबेस को, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा टेबल डेटाबेस में। अगर हमने चेंजिंग भी करनी है तो हमें राइट करना पड़ेगा, उस चेंजेस को चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमने कोई एट्रीब्यूट नेम चेंज करना है, डाटा टाइप चेंज करनी है या एट्रीब्यूट ऐड करना है तो हम उसके माइग्रेशन को क्रिएट करेंगे दोबारा से और अपडेट कर देंगे। अगर आपके पास माइग्रेशन नहीं आ रहा पैकेज मैनेजर कंसोल
की विंडो नीचे नहीं आ रही तो आप टूल में जाएं, वहाँ पे जाके आप नोगेट पैकेज के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं पैकेज मैनेजर कंसोल की विंडो। फिर आप ऐड माइग्रेशन करेंगे, उस माइग्रेशन को कोई नेम देंगे, एंटर क्लिक कर देंगे, वो माइग्रेशन क्रिएट करेगा। आप माइग्रेशन के फोल्डर में देख सकते हैं कि नई माइग्रेशन क्रिएट होगी, जिस नाम से आप क्रिएट करेंगे उस नाम से वो क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद फिर आप अपडेट डेटाबेस करेंगे, वो माइग्रेशन रिफ्लेक्ट करेगी चेंजेस को आपके डेटाबेस में। ये डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो गई हैं। डेटाबेस के टेबल को रिफ़्रेश करेंगे तो आपको एक न्यू टेबल नज़र आएगा जिसका नेम होगा एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के आप एट्रीब्यूट देख सकते हैं, आईडी है, नेम है, एज है, और उसके बाद क्रिएटेड डेट है और इज़ डिलीटेड है। इज़ डिलीटेड इसलिए डिफ़ाइन किया गया कि हम जब भी डेटाबेस में से कुछ डिलीट करना चाहते हैं तो हम उस पैरामीटर और डाटे को डिलीट नहीं करते, उसे ट्रू और फॉल्स करते होते हैं। तो यहाँ पे इसलिए मैंने डिफ़ाइन कर दिया, लेकिन हम इसे अभी यूज़ नहीं करेंगे। अभी हम जेनेरिक उसके ऑल व्यू क्रिएट करेंगे, जहाँ से ऑटोमेटिकली एंटिटी फ्रेमवर्क क्रिएट करता है, वो ऑल व्यूज़ क्रिएट करता है। राइट क्लिक करेंगे हम कंट्रोलर पे और उसके बाद हम डाटा कॉन्टेक्स्ट की फ़ाइल यूज़ करेंगे, मॉडल की क्लास यूज़ करेंगे और क्लिक क्रिएट कर देंगे। वो ऑटोमेटिकली कुछ लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करेगा और व्यूज़ और डाटा जहाँ से कंट्रोलर रिलेटेड टू कंट्रोलर, व्यूज़ और लॉजिक एवरीथिंग वो क्रिएट कर देगा। ये उसने क्रिएट कर दिया, जिसमें सबसे ऊपर ये जो सा इंडेक्स का मेथड है, जो सा लिस्ट रिटर्न कर रहा है व्यू को, ये एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन है जिसमें डेटाबेस का ऑब्जेक्ट कॉल हुआ हुआ है और डेटाबेस का जब भी ये पेज लोड होगा ये ऑटोमेटिकली कनेक्शन बना लेगा डेटाबेस के ऑब्जेक्ट के साथ। यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए हम सेव करेंगे, लिस्ट को गेट करेंगे, लिस्ट में से अगर कुछ चेक करना है डाटे को चेक करेंगे, उसकी आईडी की बेस पे सब कुछ यहीं से करेंगे। अगर आईडी नहीं है तो वो रिटर्न कर देगा नॉट फाउंड। अगर आईडी है तो उसकी बेस पे वो फर्स्ट डाटा उस आईडी का गेट करेगा और रिटर्न कर देगा व्यू को। व्यू ऑटोमेटिकली उसे बाइंड करेगा और डाटे को व्यू में शो कर देगा। ये क्रिएट का व्यू है, फर्स्ट क्रिएट का व्यू है जिसमें क्रिएट का व्यू डिस्प्ले होगा और ये क्रिएट का एक्शन है उस व्यू के ऊपर HTTP पोस्ट का। जब भी कोई डाटा वहाँ पे फिलअप करेंगे वो डाटे को फिल करेगा और रिटर्न कर देगा और सेव करके रिटर्न कर देगा इंडेक्स पे, और इंडेक्स पे लिस्ट है वो ऑटोमेटिकली लिस्ट में आपको डिस्प्ले होगा। ये क्रिएट का व्यू है, आप देख सकते हैं, जिसमें सबसे ऊपर वैलिडेशन को यूज़ किया गया, जिसमें पार्शल कोई भी एरर रिटर्न होता है, मॉडल इस वैलिडेट कोई एरर रिटर्न करेगी। अगर हमने कोई फील्ड एम्प्टी पास कर दिया तो वैलिड रिटर्न करेगी, वो ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाएगा व्यू में और डिस्प्ले करवाएगा पार्शल व्यू। कुछ ऑटोमेटिकली लाइब्रेरीज जो सी ये चेक करती हैं कि ये एम्प्टी लिस्ट है, एम्प्टी फील्ड है और इसमें कुछ नहीं है, और नीचे हमने डिफाइन की हुई है स्क्रिप्ट में। ऐड का फंक्शन है, अगर कोई क्रिएट करेगा, अगर मॉडल स्टेट में सारी वैल्यूज़ आ रही हैं तो वो ऑटोमेटिक कॉन्टेक्स्ट डॉट ऐड, जिससे वो उस ऑब्जेक्ट में ऐड करेगा और सेव चेंज होगा, फिर डाटाबेस में सेव चेंज कर देगा और रिटर्न कर देगा लिस्ट को। ये देखें इस टाइम यहाँ पे नहीं आ रहा क्योंकि मैंने लिस्ट ऐड नहीं की हुई। आप लेआउट में जाकर कोई भी नेविगेशन बार में लिस्ट को ऐड कर दें, कॉपी करें, पेस्ट करें, इसके नेम चेंज करें, कंट्रोलर का नेम क्या, इंडेक्स का कौन सा इंडेक्स है एंड कौन सा आपने पेज कॉल कराना है उसका नेम, और आगे उसका टाइटल क्या आपने डिस्प्ले करवाना है। ये कॉल हुआ है, लेकिन इस टाइम यहाँ पे आप देखें प्राइवेसी है तो वो टाइटल जो सा वो आई थिंक चेंज करना भूल गए हैं लेआउट में, और टाइटल नेम चेंज करते हैं एम्प्लॉय। अब रन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय का आ रहा है, एम्प्लॉय का इस टेबल में और इस लिस्ट में कुछ नहीं है। हम इसे खाली एम्प्टी पे क्लिक करते हैं, ये देखिए रिटर्न किया उसने एरर वैलिडेशन। मॉडल स्टेट इज़ मॉडल डॉट इज़ स्टेट को चेक करता है और वो अगर फील्ड एम्प्टी होती हैं तो वो रिटर्न कर देता है एरर को। ये जावास्क्रिप्ट की कुछ लाइब्रेरियाँ ऐड हुई हैं जो सी आप लेआउट के नीचे देखेंगे एक पार्शल व्यू क्रिएट हुआ है
तो ऑटोमेटिकली जब हमने आइडेंटिटी लॉगिन को क्रिएट किया था उसके साथ ही क्रिएट हो गया था। उसमें कुछ लाइब्रेरी ऐड हुई हैं जो उस इनपुट एम्पटी इनपुट की वैलिडेशन को चेक करती हैं, जिसमें लाइब्रेरी में 2 लाइब्रेरी हैं, आप इसे देख लें। और ये जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में ऐड है। ये मैं कुछ डाटा एंटर करता हूँ, वो ऑटोमेटिकली वैलिडेशन पास हो रही है और रिमूव हो रही है। डेट टाइम सेलेक्ट करता हूँ, क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। ये क्रिएट डाटा क्रिएट कर देगा और इसको रिटर्न करेगा लिस्ट में रिटर्न कर दिया उसने। आप लिस्ट में डाटा देख सकते हैं, लिस्ट में और टेबल में भी आप डाटा देख सकते हैं। ऑटोमेटिकली टेबल में भी वो डाटा डिस्प्ले होगा। इसको हम एडिट करते हैं। हम कोई भी पैरामीटर को एडिट करके देखते हैं एडिट का क्या मैकेनिज़्म है और उसके लिए कौन से फंक्शनैलिटी और फंक्शन कॉल हुआ है। आईडी को चेक करता है, अगर आईडी नल है तो रिटर्न कर देगा नॉट फाउंड, अगर नहीं है तो वो फाइंड करेगा फर्स्ट कॉन्टैक्ट को और रिटर्न कर देगा और बाइंड कर देगा एम्प्लॉय डाटा को। ये एडिट का व्यू है जिसमें मॉडल बाइंड होता है और नीचे सारी उसकी फील्ड कॉल हुई है जिसमें डाटा डिस्प्ले हो जाता है ऑटोमेटिकली। और अगर चेंज करना है तो एडिट का एक्शन कॉल होगा जिसमें दोबारा डाटा सारा बाइंड होगा। आईडी को चेक करेगा, आईडी नल नहीं है तो वो नेक्स्ट चला जाएगा। मॉडल स्टेट को चेक करेगा, अगर कोई डाटा अनफिल है या एम्प्टी है तो वो रिटर्न एरर करेगा कि आप डाटा को फिलअप करो। मैंने कोई डाटा चेंज किया, ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो गया लिस्ट में और ये डाटाबेस में रिफ्लेक्ट होगा। अगर कुछ डिटेल में देखनी है, आप डिटेल का एक पेज ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ हुआ है। अगर आपने कुछ डिलीट करना है तो डिलीट का एक मेथड और एक्शन कॉल हुआ हुआ है। पहले वो चेक करता है कि डिलीट का पेज पे जाएगा, वहाँ पे जाके चेक करेगा, वहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन देगा कि आपने इसको डिलीट करना है कि नहीं करना। अगर आप करना चाहते हो तो आप कन्फर्म पे क्लिक करोगे, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ये डिलीट का फंक्शन है, अगर डिलीट पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। बैक टू लिस्ट करेंगे तो वो बैक टू लिस्ट इंडेक्स पे चला जाएगा। देखिए एम्प्टी हो गया डाटा, वो डिलीट हो गया। ये बैक टू लिस्ट का ये डिलीट का पहले एक्शन है जिसमें वो कंफर्मेशन मांगता है। अगर डाटा है तो वो डिस्प्ले करवाते हो, कंफर्मेशन मांगे और कंफर्मेशन पे जब क्लिक करते हैं तो उसके वो डाटे को चेक करते हैं कि डाटा अवेलेबल है। अगर नहीं है तो वो उस लिस्ट को डिलीट कर देगा, उस पर्टिकुलर डाटे को आईडी की बेस पर डिलीट कर देगा। ये डिटेल का पेज है जिसमें डिटेल आप देख सकते हैं कि वो रिटर्न करता है डिटेल क्या क्या उस पेज की। सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे पैरामीटर होते हैं तो डिटेल देखनी होती है, इसलिए ये डिज़ाइन किया जाए। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग द वीडियो।